मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार। इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में लिए गए फैसलों को प्रेस के साथ साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक बार फिर किसानों के हित में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी एनबीएस के तहत बड़ी रियायत का ऐलान शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के जमरानी बांध को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संवर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में भी शामिल करने को मंजूरी दे दी है। आइए सुनते हैं। आगामी रबी सीजन जो हमारा 2023-24 का है, उसके लिए नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20.82 रुपये प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.99 रुपये प्रति किलो 1.89 रुपीस प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए एनबीएस पर कुल 22,303 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि डीएपी के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि एमओपी के दाम घटा दिए गए हैं। किसानों को डीएपी जो है वो 1350 रुपये प्रति बैग 1350 रुपये प्रति बैग ये पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार एनपीके 1470 रुपये प्रति बैग और एसएसपी 500 रुपये प्रति बैग के पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। किसानों को 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। और जो एमओपी है वो 1700 रुपये प्रति बैग के पुराने रेट से कम अब 1655 रुपये प्रति बैग मिलेगा, यानी कि घटी दर पर किसान को उपलब्ध करवाया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में बनने जा रही जामरानी डैम बहुउद्देशीय परियोजना से लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। साथ ही पीने के पानी और बिजली की किल्लत भी दूर होगी। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। और सुनिश्चित ये भी करेंगे कि सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और इससे इस योजना से लगभग 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, तैयार की जाएगी। और उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर व उसके नज़दीक के क्षेत्र के लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी इससे मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज के कैबिनेट के फैसले में किसानों के लिए, खेती बाड़ी के लिए बहुत ही अहम फैसले लिए गए हैं। और इन अहम फैसलों के क्या कुछ है मायने, किसानों के जीवन में इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं चंद्रभूषण पांडे जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं आरसीएफ के, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और पांडे जी, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि जिस तरह से किसानों के लिए और दिवाली से पहले इस तरह के फैसले लिए गए, आपकी नज़र में, चूंकि आप इन चीज़ों को बहुत ही करीब से जानते और समझते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, बहुत सुखद अनुभव है आज किसानों के बीच में
कि यह सरकार जैसे किसान सोचता है वैसे ही नीतिगत निर्णय करती है। किसान की पीड़ा जहां है, किसान की जरूरतें जहां है, किसान की आवश्यकताएं जहां है, उसके अनुरूप सरकार का चिंतन और कार्य देखने को मिलता है। अभी आज का जो फैसला है बहुत ऐतिहासिक फैसला है कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां उर्वरक उद्योग के लिए अनुकूल नहीं है, जिस तरह से यूक्रेन वार चलने के दौरान परिस्थितियां खराब हुई, लेकिन हमें खुशी होती है कि भारत की सरकार आज अपने खजाने का लगभग पिछले वित्त वर्ष की अगर बात करें तो 2,54,000 करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी पे खर्च किया। बिल्कुल। और अभी 2023-24 के बजट की बात करें तो बजट में 1,75,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। और अभी जो खरीफ के लिए आज जो सब्सिडी की घोषणा हुई है इसमें लगभग 22,000 करोड़ रुपए फास्फोरस और पोटाश पे दी जा रही है। मैं मानता हूं कि जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं, जिस तरह से तमाम समस्याएं खेती किसानी में देखने को मिल रही है, सरकार उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और बहुत खुशी की बात है कि पिछले लगभग 4-5 वर्षों से उर्वरक के कोई दाम बढ़े नहीं है और विशेष रूप से दाम घट रहे हैं। पोटाश के दाम घटे हैं। हम सभी जानते हैं कि एक बोरी यूरिया बनाने में सरकार को लोग जो खर्चा आता है वो लगभग 2,500 रुपए आता है, लेकिन सरकार उसको जो है 250 रुपए में 262 और 65 रुपए में बेच रही है। ऐसे आप डीएपी की बात करेंगे, डीएपी 1300 कुछ रुपए में मिल रही है, जबकि इस डीएपी के पीछे जाएंगे तो लगभग 2,500 से अधिक की सब्सिडी सरकार दे रही है। अगर हम सारे सब्सिडी की राशि को देखते हैं 2,54,000 करोड़ रुपए सब्सिडी जो पिछले वित्त वर्ष में दी गई जी, अगर उसको 12 करोड़ किसानों में बांटा जाए तो प्रति वर्ष लगभग 20,000 रुपए प्रति किसान परिवार को सरकार दे रही है। बिल्कुल। तो हम मानते हैं कि किसान को हित में सरकार उर्वरक के मामले में दिल खोल के खजाना खोल के खड़ी है। और इस तरह से रबी की फसल की शुरुआत होने के पहले ही 22,000 करोड़ रुपए किसानों की झोली में डाल देना एक बहुत सुखद खबर है। हम इसका अभिनंदन करते हैं सरकार का। पांडे जी, चूंकि हम जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि भी केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को दी जाती है, ऐसे में एक तो ये सब्सिडी, ऊपर से किसान सम्मान निधि की जो पैसे हैं वो दिए जाते हैं, किसानों के लिए कितनी खुशी की बात और कितना जीवन उनके लिए खेती किसानी आसान हो जाएगा। नहीं, मैं असीम जी यही बात सोच रहा था। मैं जब उन आंकड़ों में गया और उन आंकड़ों को मैं प्रति किसान परिवार निकालने की कोशिश किया तो मैंने देखा लगभग 21,000 करोड़ रुपए तो उर्वरक सब्सिडी का पैसा गया। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात आपने की कि पीएम सम्मान निधि का पैसा उसी में जोड़ लीजिए। इसके अलावा सरकार की अनेक योजनाएं और भी है जो किसानों को उनके टूल्स पे सब्सिडी देती है। किसान तमाम डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। देश में हर जिलों में जो कृषि ज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र है, उनको सब्सिडी के माध्यम से तमाम किसानों के बीच में वैज्ञानिक तकनीकी के लोकप्रियकरण के लिए काम किया जा रहा है। अभी आपने कल देखा कि गुजरात में अमित शाह जी ने और रसायन और उर्वरक लिक्विड डीएपी का भी सामने लेकर आ गए। और इसके पहले ही 2025-26 तक इस देश में 6 लिक्विड नैनो यूरिया के प्रोजेक्ट कार्य करने लगेंगे। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कि भारत के देश में जो एनपीके का अनुपात है आज की डेट में वो 8:3:1 है। हमारे वैज्ञानिकों का रिकमेंडेशन है कि यह अनुपात ज्यादा है, ये घटकर 4:2:1 होना चाहिए। इस तरह से मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत खड़ा हो रहा है नैनो डीएपी और नैनो एनपीके के माध्यम से संतुलित उर्वरक प्रयोग की ओर भी हम बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर उर्वरक उत्पादन परियोजनाओं में भी हम बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। एक बात पांडे जी, बहुत से लोग ये कहते हैं और खेती किसानी से जुड़े लोग तो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि देखिए इनपुट कॉस्ट जो है वो हमेशा कम होना चाहिए। इनपुट कॉस्ट कम होगा, लागत कम आएगी, आउटपुट ज्यादा आता है तो उससे किसानों को फायदा होगा। ऐसे में आज के इस फैसले को, न सिर्फ आज के फैसले को बल्कि बीते 9 वर्षों में किसानों के हक में जो फैसले लिए गए हैं, खासकर उनकी खेती किसानी में जो इनपुट कॉस्ट की बात आती थी, चाहे वो हार्डवेयर की बात हो, जो फर्टिलाइजर्स है उनकी बात हो, लगातार सरकार उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार उस पर रियायत दी है, उसको कम करने का प्रयास की है। जी, इसमें मैं 2-3 बातें जोड़ना चाहूंगी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए। पहला तो ये देखिए कि 2014-15 में जो कुल उर्वरक सब्सिडी हुआ करती थी वो 75,000 करोड़ हुआ करती और 23-24 में बढ़ के 2,54,000 करोड़ हो गई। तो लगभग इसमें 1,80,000 करोड़ रुपए उर्वरक सब्सिडी की वृद्धि हुई। और इसको अगर 10 वर्षों के में डिवाइड किया जाए तो प्रतिवर्ष लगभग 20,000 करोड़ रुपए सब्सिडी बढ़ती गई, जबकि किसानों की संख्या वही स्थिर है। बिल्कुल, जो खेती का रकबा है वो स्थिर है, किसानों की संख्या स्थिर है।
लेकिन सब्सिडी की राशि लगभग प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ की दर से बढ़ी है और लगभग 4 गुना हो गई। तो मैं मानता हूं कि इनपुट कॉस्ट घटाने में सब्सिडी का बढ़ाने की बात है। अभी असीम जी, एक बड़ी बात हुई है, पीएम प्रणाम एक योजना आई। बिल्कुल। पीएम प्रणाम योजना में जो उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोत है, जिसमें कि फार्म एड मन्यूर है, बैक्टीरियल फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर है और तमाम तरह के जो गोवर्धन योजना है उससे निर्मित होने वाले फर्टिलाइजर है। बायो कंपोस्टिंग के लिए भी 10,000 सेंटर डेवलप करने का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा फार्मर्स को जो पीएम कृषि समृद्धि केंद्र 1 लाख पीएम समृद्धि केंद्र इस देश में बने। बिल्कुल। इस तरह से आप देखेंगे कि इनपुट कॉस्ट घटाने की दृष्टि से जैविक उर्वरकों को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। पीएम प्रणाम योजना के माध्यम से बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लेकर सरकार आई है। पांडे जी, मैं आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए, सरकार हालांकि देखिए, एक तरफ तो एक हाथ से हमने देखा कि उसमें सब्सिडी दे रही है, करोड़ों रुपए का सब्सिडी दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की ये कोशिश है, लगातार किसानों से सरकार आग्रह कर रही है कि आप ये जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर है उसको छोड़ के आप प्राकृतिक खेती अपनाएं। तो ये भी एक सरकार की कोशिश है कि बिल्कुल जो जीरो लागत खेती है, जो इनपुट है, कॉस्ट आए वो आए, क्योंकि आप जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो उससे पर्यावरण को भी काफी फायदा पहुंचता है। निश्चित रूप से एक नया शब्द अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मैंने देखा है कि वो किसी नीतिगत निर्णय पर पहुंचने के पहले बहुत ही सूक्ष्मता के साथ वो अनुसंधान करते हैं, लोगों से विमर्श करते हैं, परिचर्चा करते हैं। एक शब्द है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पीएम प्रणाम योजना का एक मुख्य भाग है, जिसमें उनकी कोशिश है मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव भी स्वस्थ रहे और जो अन्न पैदा हो रहा है, जो सब्जियां पैदा हो रही, जो फल पैदा हो रहे, जो मसाला पैदा हो रहे हैं, वो भी खाने योग्य हो। इसलिए जो वैकल्पिक उर्वरक है उनका उपयोग किया जाए और जितनी मात्रा में हम रासायनिक उर्वरकों को घटाएंगे उससे बचने वाली सब्सिडी की राशि का 50% उन राज्यों को सब्सिडी के रूप में दे दिया जाएगा, जिससे वो वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ाने के लिए काम करेंगे, जो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का भी समाधान करेगा, मिट्टी के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, जैविक उर्वरकों में काम करने वाले जो लोग हैं उनको मदद करेंगे, इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का काम करेंगे। इस तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टिकाऊ कृषि के विकास के लिए, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के विकास के लिए, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए और खेती में उत्पन्न होने वाले पदार्थों की स्वास्थ्य की गुणवत्ता की दृष्टि से अनुकूल होने के लिए पीएम प्रणाम योजना काम कर रही है, जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का मार्ग प्रशस्त करेगी। और इसके साथ ही साथ जब हम रासायनिक उर्वरकों पे सब्सिडी घटाएंगे तो हमारा जो फिस्कल है बजट का वो भी अच्छा होगा और एक बड़ा परिवर्तन देश में देखने को मिलेगा। ऐसे में पांडे जी, एक बात बहुत से जो आलोचक हैं वो हर बार इस तरह के जब फैसले लिए जाते हैं तो क्या आलोचना करते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो राजस्व भार है, वो इस तरह की सब्सिडी लाखों करोड़ों रुपए के देने से सरकार के राजस्व पर भी इसका असर पड़ता है। आप इस बात से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अवधारणा है भारत को लेकर, विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 में खड़ा करना है, हम सभी जानते हैं कि विकसित भारत को बनाने में हमारे 140 करोड़ सभी नागरिकों का योगदान होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भारत में एक बड़ी आबादी 70% से अधिक लोग गांवों में रहते हैं और 70% की जो संख्या है वो 100 करोड़ से अधिक बनती है। जब 100 करोड़ से अधिक लोग गांवों में हैं, उसमें से एक बड़ी संख्या की जीविका का साधन खेती है और 140 करोड़ लोगों का पेट भरना है। इसके साथ ही विश्व की जो 8 अरब की आबादी है उनके भी पेट भरने के लिए भारत बहुत योगदान करता है। इस दृष्टि से एक समृद्ध खेती बहुत जरूरी है ताकि किसानों के आर्थिक स्वास्थ्य भी ठीक रहे, उनकी परचेजिंग पावर अच्छी रहे और दुनिया में भूखमरी की जो चुनौतियां हैं उसका भी सामना करने में भारत पूरे विश्व के काम आए। तो मैं मानता हूं कि विकसित गांव, विकसित खेती और समृद्ध किसान ये विकसित भारत को खड़ा करेंगे और विकसित भारत के खड़ा करने में गांव की भूमिका, किसान की भूमिका, खेती की भूमिका, फल की भूमिका, सब्जी की भूमिका, औषधि की भूमिका और पशुधन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस लक्ष्य को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम सब्सिडी की राशि में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, उर्वरक का कोई दाम नहीं बढ़ाएंगे, किसान की लागत ताकि न बढ़ने पाए और इसके साथ ही साथ इस देश के उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर उनको आटा मिल सके, चावल मिल सके, दालें मिल सके, तेल मिल सके, सब्जियां मिल सके। इसलिए भी इनपुट कॉस्ट बढ़ने से घटाने के लिए सब्सिडी देना आवश्यक है, अपरिहार्य है और हम मानते हैं कि मोदी जी इसमें किसी के दबाव में नहीं आने वाले। बिल्कुल। ऐसे में पांडे जी देखिए, जब हम इस तरह की बातों पर चर्चा करते हैं, स्थितियां क्या हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, किन स्थितियों के बीच में ये फैसला लिया गया है, ये भी कई बार मायने बहुत रखती है। अभी हम जानते हैं कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है,
और भी तमाम फ्रंट्स पे युद्ध चल रहे हैं। ऐसे में सरकार ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कीमतें हों यूरिया की या डीएपी की, हम उसको लाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको हम एक पैसे भी उसमें बढ़ोतरी नहीं होने देंगे, आपको उसी रेट पे देते रहेंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, आप देखेंगे अभी तो थोड़ा परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं, लेकिन अभी इसके पहले आप जाएंगे पिछले साल में डीएपी को लेकर बड़े चैलेंज थे और तमाम देश जहां से हम लोग डीएपी लेते थे, विशेष रूप से बेलारूस में समस्या थी, रूस में समस्या थी, ऐसे पोटाश को लेकर समस्याएं थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो विदेश नीति है, प्रभावशाली विदेश नीति है, अन्य देशों से उनके जो संबंध है और दीर्घकालिक उन्होंने उर्वरक की आपूर्ति को लेकर, इंपोर्ट को लेकर जो समझौता कर रखा है, उसके चलते उन्होंने उर्वरकों का 1 रुपए का दाम नहीं बढ़ने दिया और किसानों के जेब पे कोई दबाव नहीं पड़ने दिया। हाँ, इसके लिए जरूर सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ा है। कहाँ आप देखिए 2014-15 में 75,000 करोड़ की सब्सिडी होती थी और पिछले वित्त वर्ष में हमने 2,54,000 करोड़ रुपए खर्च किया है। लेकिन मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन हम किसानों के इनपुट कास्ट को नहीं बढ़ने देंगे। उनकी खेती को फायदे का बनाने के लिए, उनकी खेती को लाभदायक बनाने के लिए हम उनको सस्ते मूल्य पर उर्वरक मुहैया कराते रहेंगे। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा असीम जी कि प्रधानमंत्री जी ने 2022-23 में ही 3,70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का एक दीर्घकालिक फैसला लिया, जिसमें 2022-23, 23-24 और 24-25 के लिए 3,70,000 की यूरिया सब्सिडी का एकमुश्त व्यवस्था दिया और उन्होंने कहा कि आगे आने वाले भविष्य में भी उर्वरक के दाम नहीं बढ़ेंगे, इसी मूल्य पर हम उर्वरक देते रहेंगे ताकि किसानों का खेती में रुचि और रुझान बना रहे और अनिश्चितता का सामना उनको न करना पड़े। और हम जानते हैं पांडे जी कि बीते वर्षों में किस तरह से कालाबाजारी इसकी हुआ करती थी, लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगने पड़ते थे। मोदी सरकार के आने के बाद से कम वो दृश्य अब किसानों को नहीं देखने पड़ रहा है। नहीं, हम खुद गांव के हैं और मैंने कई बार लंबी लाइनें लगाई हैं। हमने कई बार उर्वरक लेते समय पीएससी की लाठियों को भी देखा है। तो आज वो चीजें गायब हो गई है। पीओएस मशीन होती है, उस मशीन में किसान का विवरण दर्ज होता है, उसमें खसरा खतौनी है, वो अंगूठा का निशान लगाता है तो उसको उर्वरक मिलता है और जितना उर्वरक मिलता है वो उसमें जो सब्सिडी हिस्सा है उतना उसमें फर्टिलाइजर कंपनी को सरकार वो जो बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है उसके तहत उनको दे देती है। तो बहुत पारदर्शी व्यवस्था है। एक एक रुपए जो गरीब जनता के खून पसीने के कमाई का है वो उनके पास पहुंच रहा है। लीकेज जीरो हो चुका है, शून्य लीकेज की अवधारणा आज हम देख रहे हैं। हाँ, और इसमें जो नीम कोटेड यूरिया आने के बाद से तो और भी जिस तरह कालाबाजारी हुआ करती थी उस पर पूर्ण विराम एक हम कह सकते हैं कि लग गया। यूरिया की तस्करी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल, राज्यों के लिए कानून व्यवस्था की समस्या होती है। राज्यों में जो डीलर्स होते थे फर्टिलाइजर के, उनके यहाँ राज्य उनको छापेमारी करनी पड़ती और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है उनको अनावश्यक काम करने पड़ती। उससे हम पूर्णतया मुक्त हो गए। एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि 6 उर्वरक परियोजनाएं जो पिछली सरकारों ने बंद कर दिया वो सभी चालू हो गई और 2025 तक आते आते भारत देश यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर देश बन जाएगा। और इसमें जो 6 उर्वरक परियोजनाएं हैं उसमें कोटा राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है, तेलंगाना में है, झारखंड में है, बिहार में है और यूपी में। इसमें 5 ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा की सरकारें नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार विकास को लेकर केंद्रित है। सरकार की जो राजनीतिक दृष्टि है बड़ी स्पष्ट है कि देश की हर नागरिक को विकास की किरण पहुंचनी चाहिए, चाहे वहां कोई भी राजनीतिक दल की सरकार हो। अच्छा, मैं मानता हूं कि इन उर्वरक परियोजनाओं के आने के पांडे जी एक और सवाल कि इस पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात की जाए और खासकर इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स है उनके उत्पादन की बात की जाए, किसानों की भागीदारी की बात की जाए, तमाम राज्यों में सहकारिता के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर का इसमें किस तरह का रोल आप देख सकते हैं, किस तरह से वो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर एक अपने स्वर्णिम युग में प्रवेश कर गया है। गोल्डन इरा ऑफ द कोऑपरेटिव सेक्टर इज नाउ गोइंग ऑन। और हम लोग किसी जमाने में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री होते थे तो कोऑपरेटिव को लेकर वो भी बड़े उत्साहित थे, परिवर्तन करना चाहते थे। वो 2-3 बातें करते थे कि कोऑपरेटिव में डेमोक्रेटाइजेशन की जरूरत है, कोऑपरेटिव में डीब्यूरोक्रेटाइजेशन की जरूरत है। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटियां जनता से सोसाइटी होती है लेकिन उसमें कुछ मुट्ठी भर लोगों का कब्जा हो गया। आज जो है सभी सोसाइटियां जो जिनको पैक्स बोलते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटियां, वो रीबिल्ड हो रही हैं, रीस्ट्रेंथन हो रही हैं। अभी कोऑपरेटिव बैंक सब मजबूत हो रहे हैं। कई कोऑपरेटिव संस्थाएं ऐसी बनाई जा रही जो एक्सपोर्ट पे काम कर रही हैं, जो किसानों के उत्पाद को, जैविक उत्पाद को और अन्य उत्पादों को निर्यात के काम कर रही है।
तो मैं मानता हूं कि कोऑपरेटिव विभाग के गठन के बाद और उसमें एक सुयोग्य मंत्री अमित शाह जी के आने के बाद भारत के कोऑपरेटिव की तस्वीर बदली है। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मैं देखकर उसका परिवर्तन देख पा रहा हूं और कोऑपरेटिव के माध्यम से खेती की तस्वीर बदलेगी, इसको संदेह करने का कोई कारण नहीं समझ में आता। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था पांडे जी, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि अभी इफ्को ने ही, इफ्को के ही एक कलोल जो कि गुजरात में कलोल है, उसके प्लांट ने लिक्विड डीएपी का निर्माण किया और अमित शाह खुद वहां पे मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि 1 लाख बॉटल 500 ml के बॉटल हर रोज प्रोडक्शन किया जाएगा। तो एक तो ये चूंकि हम इफ्को की तरफ से लिक्विड, इससे पहले यूरिया का निर्माण किया गया था, तो लगातार इफ्को भी इस दिशा में प्रयासरत है कि किसानों को इनपुट कॉस्ट उसका कम से कम हो सके। देखिए, भारत के सहकारिता के इतिहास में 2 संस्थाएं ऐसी हैं, अमूल और इफ्को, जो भारत के माथा को, भारत के सीना को ऊंचा करते हैं। और मैं मानता हूं कि सहकारिता एक व्यवसाय करने का सफल तरीका हो सकता है, उसके वो रोल मॉडल है। उसके अलावा क्रिप्को भी अच्छा काम कर रही है और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने भी अभी नैनो यूरिया का, उसकी भी फैक्ट्री लग रही है, अगले 2 महीने 3 महीने में उत्पादन शुरू हो जाएगा। अभी एक गोल्ड यूरिया का भी काम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने किया है, जिसमें की जो सल्फर कोटेड यूरिया होगी, जैसा आपने अभी जिक्र किया था नीम कोटेड यूरिया की, तो अब एक जो है सल्फर कोटेड यूरिया भी आ रही है, बिल्कुल, जो कि गोल्ड यूरिया के नाम से प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में सीकर में इसका अनावरण किया था। मैं मानता हूं कि गोल्ड यूरिया के आने के बाद जो यूरिया का अत्यंत इस्तेमाल होने से मिट्टी बीमार हो रही थी, भूमिगत जल बीमार हो रहा था और मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव परेशान थे, उसकी भी समस्या का समाधान होगा और सल्फर की कमी से जहां उत्पादन घट रहा था उसका भी समाधान होगा। मैं मानता हूं कि उर्वरक क्षेत्र में पीएम भारत उर्वरक जन परियोजना के आने के बाद से बहुत सी तस्वीर बदली है और ब्रांड को लेके जो किसानों के बीच में चैलेंजेस थे, आज भारत यूरिया, भारत पोटाश, भारत डीएपी, भारत एनपीके के नाम से सारे फर्टिलाइजर उपलब्ध है और उसमें अब किसी कंपनी का नाम नहीं होगा। इससे किसानों के बीच में जो भ्रम पैदा होता था कि कभी इफ्को का उनको चाहिए, कभी उनको जो है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर का चाहिए, कभी एनएफएल का चाहिए, कभी चंबल का चाहिए, इसके चलते क्या होता था, कई बार कालाबाजारी के माहौल बनते। प्रधानमंत्री जी की जो भारत पीएम उर्वरक परियोजना है, ये बड़ी काम की जी। ऐसे में पांडे जी 2030 का जो एक एसडीजी का लक्ष्य, आपको पता होगा कि सतत विकास लक्ष्य का पूरे विश्व ने इसको किया है कि हम 2030 तक इसको हासिल करके रहेंगे। उस एजेंडे में कृषि और कृषि उपज भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है। ऐसे में चूंकि भारत अब 2023 का साल चल रहा है, सिर्फ 7 साल बचे हुए हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले वर्षों में एग्रीकल्चर के सेक्टर में भारत का जो भविष्य है वो, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या न सिर्फ हम अपने यहाँ के लोगों को पेट भर पाएंगे बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हम उसको आपूर्ति एक्सपोर्ट कर पाएंगे? देखिए, भारत भूमि बहुत ही उर्वर भूमि है, विविध जलवायु है, मिट्टी की उत्पादकता, सिंचाई के साधनों की उपलब्धता और टिकाऊ विकास को लेकर हमारा एक संस्कार रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत में 1940 के पहले किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता और लगभग आप देखेंगे कि 60-70 सालों में ये सारे उर्वरक और सारे रसायन आकर के पूरी खेती को, पूरी मिट्टी पर कब्जा कर लिया। तो हम सभी लोग उस दौर में भी, जब भारत में दूध की नदियां बहती थी, भारत में कभी भूखा नहीं रहा कोई आदमी। पुराने जो हमारे देश में पर्यटक आए उन्होंने भी लिखा है। तो मैं मानता हूं कि भारत के लोग टिकाऊ खेती का मार्ग प्रशस्त करने में लग गए हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, अच्छी फसलों को पैदा करते हुए। 800 करोड़ की जो आबादी है विश्व की, सभी का पेट भर सके, उसके लिए एक रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का मॉडल मोदी जी ने दुनिया के सामने रखा है। मैं मानता हूं कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करते हुए, मिट्टी के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, दुर्लभ पानी का कम से कम उपयोग करते हुए, उसकी दूषित न होते हुए, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की भी मैं बात कर, बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से पानी को भी बचाते हुए, मिट्टी को भी बचाते हुए, हवा को भी बचाते हुए जी, और समग्रता में संपूर्ण जलवायु को रक्षा करते हुए भारत की कृषि दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरेगी और एसडीजी के जो टारगेट है उसको हम जरूर प्राप्त करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पांडे जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शकों को इसके मायने समझाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। तो इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
5 चुनावी राज्यों की चुनावी मिसाल। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम का सियासी घमासान। किस राज्य में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे। होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देखिए जनादेश सोमवार से शुक्रवार हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं।